हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द एजुकेशन चैनल द फीडियाज एकेडमी। आप सभी के आपके अपने एजुकेशन चैनल द फीडियाज एकेडमी पे मैं कपिल शांडिले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी, एक बार कमेंट करके बताएं। आई होप की तैयारी आपकी अच्छी अच्छी चल रही है और उसी तैयारी में कंट्रीब्यूट करने के लिए रिवीजन के तौर पर कुछ क्लासेस हम भी दे रहे हैं। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार जो है जुड़ रहे हैं तो आप सभी जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो वहाँ पर मिलती रहेगी। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको नाम अब मेटा हो गया है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस पीआरटी कंप्लीट, टीजीटी और पीजीटी इनकी तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग जॉब से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं वो भी, और डीएसएसबी की दूसरी जॉब्स की तैयारी जो कर रहे हैं, अगर एलडीसी, यूडीसी या फिर नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन ज्वाइन आवर चैनल। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो अभी एंड्रॉयड पर जो अवेलेबल है, अभी आईओएस पर अवेलेबल नहीं है। तो आप वेब वर्जन जो है इसका आने वाला है, जो कि आपकी वेबसाइट पे जो आपको चीज़ें बहुत सारी मिल जाएंगी। अगर आप आईओएस पे पढ़ते हैं तो आप वेब वर्जन पे हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। डीएसएसपी की तैयारी के लिए बहुत सारे कोर्स हमने लॉन्च किए हुए हैं। आप देख सकते हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी तैयारी आप से आप जुड़े हुए हैं, नर्सिंग की तैयारी, तो आप डेमो क्लास देख सकते हैं और उनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ केवीएस का कोर्स जो है 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा। इसकी फाइनल तैयारियां हो चुकी है, 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा। और 10 मार्च से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब तक एनरोलमेंट चलता रहेगा। 10 मार्च तक एनरोलमेंट के लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, उसके बाद जो है नॉर्मल जो फी होगी वो हो जाएगी। तो जल्दी से आप जो है इसको एनरोल कर लीजिए, अगर आप केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो। दूसरा, एक वीडियो आपको शाम को मिलेगा, ठीक है, शाम को। और उस वीडियो से आपको वो जो वेटेड वीडियो था, टाइम नहीं लग रहा था, उससे आपको हम बताएंगे कि वैकेंसी के बारे में केवीएस ने हमें क्या रिप्लाई किया। बात करते हैं, अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। टॉपिक है कॉमन डिजीज। ये कॉमन डिजीज का टॉपिक हर एग्जाम में आता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। इसमें सारे तरह के डिजीज हम आपको पढ़ाएंगे। इसको 2 पार्ट में करके पढ़ाएंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा बनाया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज ए डिजीज? सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि डिजीज वर्ड बना कैसे है। ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक डिस, एक ईज। ईज मतलब आराम की स्थिति, और उसको अपोजिट हो जाए मतलब आराम ना रहे शरीर में। डिजीज एनी हार्मफुल डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी डेविएशन, हार्मफुल डेविएशन, ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चरल, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, या फिर फंक्शन स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर जो फंक्शनिंग हो रही है उसमें अगर हार्मफुल चेंज आ जाए, उसको डिजीज कहा जाता है। इट इज जनरली एसोसिएटेड विद सर्टेन साइंस एंड सिम्टम्स, और ये कुछ साइंस और सिम्टम दिखाता है, उस संकेत और लक्षणों से जुड़ी सिचुएशन है। और यह शारीरिक चोट से प्रकृति में भिन्न है। इट इज डिफरेंट इन नेचर फ्रॉम फिजिकल इंजरी। फिजिकल इंजरी एक सेपरेट थिंग है, और ये एक सेपरेट थिंग है, डिजीज। इसमें आपको अलग लक्षण दिखाई देंगे, फिजिकल इंजरी को हम डिजीज नहीं कह सकते। कहने का मतलब ये है। अब बात करते हैं डिजीज की स्टडी को क्या कहते हैं। द स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज पैथोलॉजी। आपको कल इसका टेस्ट लिया जाएगा, इस टॉपिक का टेस्ट होगा, और कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से उठाने की। और इस पीडीएफ को आप जो है आप आपके पास होगा, जो ओल्ड स्टूडेंट है वो उनके पास तो ये पीडीएफ आ जाएगी। तो आप सभी इसको स्टडी कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, तब टेस्ट में आपको आना है। साथ ही साथ अपने आप को लाइव टेस्ट में चेक कीजिए, आप कितने फ्रिक्वेंटली आप इसका एग्जाम, इसका आंसर दे सकते हैं बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में, और कितने आपका स्कोर बनता है, अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं। तो रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, पैथोलॉजी के अंदर सबसे पहले कॉज का डिटर्मिनेशन किया जाता है कि इसका कारण क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉज ऑफ द डिजीज। फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ इट्स डेवलपमेंट, फिर उसके बाद पैथोजेनेसिस। जब पैथोजन आपके अंदर, शरीर के अंदर चला गया है, तो उसकी जेनेसिस आगे बढ़ा कैसे वो, मैकेनिज्म ऑफ इट्स डेवलपमेंट। कॉज मतलब कौन सा पैथोजन की वजह से हुआ है, ये पता चल जाएगा। उसके बाद पैथोजेनेसिस मतलब उसका मैकेनिज्म क्या था, किस तरीके से वो डेवलप हुआ शरीर के अंदर। द स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिजीज प्रोसेस, और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आपके बॉडी के अंदर आए हैं, सेल के अंदर आए हैं, वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो है उसको स्टडी किया जाता है। एंड द फंक्शनल फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दो चेंजेस,
और आपकी बॉडी के फंक्शंस में क्या दिक्कत आई उस चेंजेस की वजह से, ये स्टडी किया जाता है। करेक्टली आइडेंटिफाइंग द काइज ऑफ डिजीज इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो असल में आपको कोई किसी भी डिजीज का कॉज क्या है उसके बारे में उसका ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले कॉज पता होना चाहिए। प्रॉपर कॉज पता होगा तो उसका ट्रीटमेंट भी सही होगा, सही दवाई का यूज किया जा सकता है। जैसे टाइफाइड है तो टाइफाइड का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मलेरिया तो मलेरिया का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये चीजें होना जो है आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है, इसलिए पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है साइंस की। चलिए, अब रोग जो होते हैं उनको हम कैटेगराइजेशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड के टाइप से। सबसे पहले कैटेगराइजेशन देखिए, जब मैं आपको 4 टाइप के डिजीज जो है दिखा रहा हूँ। सबसे पहले है इन्फेक्शियस डिजीज, जो एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलते हैं। आपको पता है कोरोना डिजीज हाल ही में हाईलाइटेड डिजीज था, कोविड-19। ये इन्फेक्शियस डिजीज है जो एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, तपेदिक या क्षय रोग जिसको कहा जाता है, ये ट्यूबरकुलोसिस भी एक ऐसा ही रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है, सांस के माध्यम से या फिर इन्फेक्टेड खाना खाने के माध्यम से। एड्स, एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये बीमारी भी वायरस की वजह से फैलती है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उसके बॉडी फ्लूइड के टच में आने से ये फैल जाती है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी ऐसी बीमारी है जिसे कॉमन कोल्ड कहा जाता है। आपको जुकाम हो गया है तो बराबर के व्यक्ति को ये हो जाता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस इज आल्सो सेम थिंग, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज है। डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज ऐसे हैं जो बॉडी में हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं और किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, उसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है। तो एनीमिया आयरन की कमी से हो जाता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से हो जाता है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से हो जाता है, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से हो जाता है, और क्वाइटर जो है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। इस तरीके से बहुत सारे डिजीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। हेरिडिटरी डिजीज, ऐसे डिजीज जो आनुवांशिक है, जो आपको जनरेशन से जो है जेनेटिकली आपको ट्रांसफर हुए हैं, उनको हेरिडिटरी डिजीज कहा जाता है। जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ऐसी डिजीज है जिसमें आपका खून नहीं जमता है चोट लगने के बाद। इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, रॉयल फैमिली डिजीज, जो ब्रिटेन के घरानों में रहती है। दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस, ये भी ऐसी ही बीमारी है, ठीक है। और इसी हिसाब से एक सिकल सेल एनीमिया भी है, सिकल सेल एनीमिया बीमारी है, वो भी जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस, इसमें आपको कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते आप, जो बेसिक कलर है तीन, ब्लू ग्रीन एंड रेड, उसमें आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा सकते, सेपरेट सेपरेट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और इसका कोई इलाज भी नहीं होता इन बीमारियों का। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल डिजीज, ऐसे डिजीज जो शारीरिक है, जो आपकी बॉडी, इनको लाइफस्टाइल डिजीज भी कहा जाता है कभी कभी। लाइफस्टाइल, आप कैसा लाइफस्टाइल जीते हैं उस हिसाब से आपको ये डिजीज हो जाते हैं। मतलब आप सीडेंट्री हैबिट रखते हैं, सीडेंट्री मतलब बैठे हुए काम करना, तो आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होती और आप बॉडी के अंदर अंदर बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, तो डायबिटीज भी हो जाती है और शुगर भी हो जाता है, हार्ट भी मतलब डायबिटीज भी हो जाती है और हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल के डिजीज भी हो जाते हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज हो गए। सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। डिजीज कैन आल्सो बी क्लासिफाइड अनदर वे, एक दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज, जो कम्युनिकेट हो जाते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संचारी रोग, जिनका संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि संक्रामक रोग, जो संक्रमित हो जाते हैं लोगों को, और जो गैर संचारी रोग गैर संक्रामक रोग हो जाते हैं, ये संचारित नहीं होते हैं। हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसे डिजीज जो कम्युनिकेट नहीं होते हैं। सबसे पहले है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब कार्डियोलॉजी किसकी स्टडी होती है, कार्डियोलॉजी, आप सभी जानते हैं कार्डियोलॉजी किसकी स्टडी होती है, हार्ट की स्टडी होती है, ठीक है। तो कार्डियो, हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिजीज है वो नॉन कम्युनिकेबल है। आप किसी हार्ट डिजीज के बराबर में जाके बैठ जाएंगे तो आपको हार्ट का डिजीज नहीं हो जाएगा। उसके बाद डायबिटीज, ब्लड रिलेटेड है ये, आपके ब्लड के अंदर शुगर की क्वांटिटी कितनी रहती है नॉर्मली, शुगर अगर बढ़ जाता है तो इसको डायबिटीज कहा जाता है, दिस इज आल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और इससे आपको बीमारी नहीं होती है। फिर है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, कभी कभी आपको रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाते हैं, ठीक है, वो भी आपको ट्रांसमिट नहीं होते हैं। उसके बाद कैंसर, कैंसर इज आल्सो नॉट कम्युनिकेबल डिजीज, एक कैंसर पेशेंट के बराबर में आप बैठे हैं तो आपको कैंसर नहीं होगा। थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर पैथोजेंस की वजह से, एंटीजेंस की वजह से कोई बीमारी होती है तो वो कम्युनिकेबल है,
ठीक है, जैसे फंजाई की वजह से हो गया, या किसी वायरस की वजह से हो गया, या प्लाज्मोडियम की वजह से हो गया, या बैक्टीरिया की वजह से हो गया। तो ये एंटीजन से होने वाले हैं, तो ये कम्युनिकेट हो जाते हैं एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। और कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेट नहीं होती, जैसे ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, या फिर हार्ट डिजीज हो जाते हैं। आपकी आर्टरी और वेन्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज बन जाती है, इसको हार्ट अटैक कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी डिजीज जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर से हम कुछ एग्जांपल देखते हैं ऐसे डिजीज के जो कि कम्युनिकेबल हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकते हैं। पहला है चिकन पॉक्स, ये वायरस की वजह से होता है। दूसरा है मेजल्स, ये भी वायरस की वजह से होता है। फिर है डिप्थीरिया, डीपीटी, तीन बीमारी होती है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस। लेकिन डिप्थीरिया बीमारी भी ऐसे कम्युनिकेट होती है। इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड को कहते हैं, ये भी वायरल होता है। वूफिंग कफ, इस ये भी जो है कम्युनिकेशन डिजीज है। पर्टुसिस एंड सार्स। तो सार्स की बीमारी आपने बहुत पहले कुछ साल पहले देखी थी, जो कि चाइना में फैली थी। सार्स भी एक ऐसा ही इनफैक्ट कम्युनिकेबल डिजीज है जो कम्युनिकेट होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम कार्डियोवेस्कुलर डिजीज की। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, वेसल्स जो होते हैं, उसकी वेस्कुलर टिश्यू जो होता है उसके अंदर ये दिक्कत हो जाती है। इट इज ए क्लास ऑफ डिजीज दैट इन्वॉल्व हार्ट और ब्लड वेसल। ठीक है, हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड डिजीज है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज इंक्लूड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज सच एज एंगीना एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक। तो ये तो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको हार्ट अटैक ही याद रखना है। ठीक है, हृदय और रक्त वाहिकाओं के से संबंधित ये डिजीज है। ठीक है, और इसको आमतौर पर हार्ट डिजीज या दिल का दौरा या हार्ट अटैक भी कहा जाता है। क्या होता है, हमारा हार्ट क्या काम करता है आप सभी को पता है। दिल का काम है पंपिंग का। ठीक है, ये प्योर ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स की तरफ भेजता है, और प्योर को भेजता है कैसे, बॉडी ऑर्गन की तरफ। ठीक है, कहाँ से लेके, प्योर को लंग्स से लेता है, और फिर इसको पंप करता है बॉडी ऑर्गन की तरफ। इस ये काम ये करता है आर्टरीज की मदद से। उसके बाद हार्ट क्या करता है, इम्प्योर जो ब्लड होता है उसको बॉडी ऑर्गन से लंग्स की तरफ भेजता है वेन्स की मदद से। तो नॉर्मली ये काम होता है, तो एक तरह की पाइप्स होती है, इन पाइप्स के थ्रू ये काम करता है, जो ब्लड को पंपिंग का काम करता है। अब दिक्कत क्या हो जाती है, थोड़ा सा हम देखते हैं। इस डिजीज के अंदर आपकी जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स जो होती है, उनके अंदर आप देखेंगे कुछ कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसे कहते हैं जो आप घी वगैरह खाते हैं। तो वो जो है, अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो, और इसके अलावा आप ज़्यादा ग्लूकोज डाइट जब लेते हैं, तो ये ग्लूकोज जब यूज नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं, तो ये फाइनली ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर ये फैट में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर जितनी भी आपके अंदर आर्टरीज एंड वेन्स है, उन सभी के अंदर ये जम जाता है। और एक पाइप की तरह, अगर इस तरीके से वो आर्टरीज थी और ब्लड फ्लो हो रहा था इसके थ्रू, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से वो जमने लग जाता है, तो ये रास्ता कम पड़ जाता है। इससे हाई बीपी की बीमारी हो जाती है सबसे पहले, हाई बीपी, और साथ ही साथ ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट अटैक भी हो जाता है। ए कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज टू हाई, दिस ऐसी स्थिति जिसमें धमनी की दीवारों के विरुद्ध रक्त का बल बहुत अधिक होता है। देखिए, पीछे से ब्लड का प्रेशर उतना ही आ रहा है, अब यहाँ से निकलने का रास्ता है नहीं। तो आप किसी पाइप के का सामने से मुंह को बंद करके दबाने की कोशिश करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। जब पानी आता है किसी पाइप से, उसके मुंह को आगे से अगर आप बंद करते हैं, तो जितना भी रास्ता बचता है उससे बड़े प्रेशर के साथ पानी आता है। पीछे से तो ब्लड पंपिंग हो ही रही है, तो यहाँ पर इसको रास्ता कम मिल रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ इसकी ब्लड वेसल्स की वाल पर बहुत ज्यादा प्रेशर, ब्लड दिखाने लग जाता है। और देखिए, सामान्यतः देखें तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज होती है 120/80। लेकिन यूजुअली हाइपरटेंशन जो होता है, दो तरीके की, दो सिचुएशन आपने देखी है। किसी किसी को लो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, लो बीपी। लो बीपी की सिचुएशन इससे कम अगर रीडिंग आती है तब होती है, और ये ज्यादा की सिचुएशन मतलब 140/90 हो जाए, 180, और ये हो जाए। ठीक है, तो आपको हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी की बीमारी है, तो ये हो गया 140/90। लेकिन अगर इतनी रेंज में पहुंच जाता है तो इसको सीवियर यानी कि खतरनाक कहा जाता है, गंभीर कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर ऑफन हैज नो सिम्टम्स, इसके स्पेशली कोई सिम्टम नहीं है। इफ अनट्रीटेड इट कैन कॉज हेल्थ कंडीशन सच एज हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक।
तो अगर देखा जाए तो वैसे तो इसके इतने ज़्यादा सिम्टम नहीं है, लेकिन अगर इसका पता चल जाता है और इसको ट्रीटमेंट ठीक से टाइम से नहीं किया जाता है, तो ये हार्ट डिजीज या स्ट्रोक का कारण बन जाता है। ईटिंग ए हेल्थियर डाइट विद लेस साल्ट, हेल्थियर डाइट विद लेस साल्ट, अगर अगर आपको किया कम कम नमक खाया जाए और हेल्थियर डाइट रखी जाए। हेल्थियर डाइट का मतलब क्या है, फल भी खाइए, बैलेंस डाइट का जो फॉर्मूला है उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, रिपीटिशन फूड का कम हो। देखिए बैलेंस डाइट के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, उसके बाद आपको फैट भी लेना है, प्रोटीन भी लेना है। तो कई को कुछ लोग बस कार्बोहाइड्रेट पे फोकस करते हैं, कुछ लोग फैट पे ही फोकस करने लग जाते हैं, और कुछ बस प्रोटीन ही लेते हैं। बैलेंस डाइट नहीं लेते तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ कमी आएगी आएगी। उसके साथ फाइबर भी लेने हैं, और फाइबर के साथ फिर विटामिन भी लेने हैं। ठीक है, और विटामिन का रिच सोर्स जो है फल सब्जियां ही है, फ्रूट्स है। तो इनके बगैर ये विटामिन वैसे तो देखिए एनर्जी नहीं देते, लेकिन ये बॉडी को अच्छे से काम करने में मदद तो करते हैं। तो विटामिन का सही स्रोत अगर देखें तो आपको सब्जियां और फल ही होते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये चीज भी लेना जरूरी है, फाइबर भी खाना जरूरी है, फ्रूट्स के अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होते हैं। जब ये सारी चीज बॉडी की रिक्वायरमेंट है और ये सारी चीज हम बॉडी को नहीं दे रहे हैं, तो बॉडी में डिसफंक्शनिंग तो होगी ही होगी। ठीक है, उसके साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये चीजें स्वस्थ रखने में हेल्प करेगी। अभी हम हाई बीपी की बात कर रहे हैं, तो आपको लेस साल्ट खाना चाहिए, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली एंड टेकिंग मेडिकेशन। अगर ज्यादा हो गया तो मेडिकेशन भी हो जानी चाहिए। इसके अलावा आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हाई बीपी का उपचार करने में आपको हेल्प मिल सकती है। इसकी अपोजिट सिचुएशन क्या है, अल्प रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर अगर आपको हो जाता है, विच कैन कॉज फेंटिंग और डिजिगनेस। इस लो ब्लड प्रेशर की वजह से आपको बेहोशी भी की सिचुएशन हो सकती है, और आपको चक्कर आ सकता है, क्योंकि जो मस्तिष्क है, आपका ब्रेन है, उसको पर्याप्त खून नहीं मिलता। पंपिंग तो हो रही है, लेकिन बहुत कम कम हो रही है, तो इसलिए ब्रेन तक ब्लड बहुत कम पहुंचता है, लेस क्वांटिटी में पहुंचता है। इसकी वजह से ब्रेन ही तो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपके बॉडी की, ब्रेन ही है, सारा काम वही कम संभालता है। ठीक है, देखा जाए तो हेडक्वार्टर है आपका, तो वहीं से सब कुछ होता है। तो वहां पर अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो ऑक्सीजन ना पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि ब्लड को ऑक्सीजन की कमी में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होगा और एनर्जी नहीं मिलेगी। सॉरी, ब्रेन को ऑक्सीजन न मिलने का मतलब है वहां पर फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा और एनर्जी नहीं मिलेगी। इट कैन लीड टू ऑर्गन फेलर, जिस भी ये जो सिचुएशन है बड़ी खतरनाक मानी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि सोते हुए आदमी की डेथ हो जाती है, मतलब रात को ठीक ठाक सोया और सुबह उसकी डेथ हो गई। तो इस तरीके से जो है आप देखते हैं, इट कैन लीड टू ऑर्गन फेलर, क्योंकि ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और ऑक्सीजन नहीं मिलने का मतलब है वो एनर्जी नहीं गेन कर पा रहा, वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो अब देखिए, व्हेन द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द आर्टरीज, द ब्लड पुट प्रेशर ऑन द आर्टरी वॉल, दिस इज कॉल्ड एज द ब्लड प्रेशर। जब ये ब्लड आर्टरीज के थ्रू पंप होता है, आगे बढ़ता है, तो ये ब्लड आर्टरीज की वॉल के ऊपर प्रेशर डालता है, इसी को बीपी कहा जाता है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तो होता ही है, हाई ब्लड प्रेशर होना गड़बड़ है। लेकिन अगर आपकी आर्टरीज के अंदर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, देखिए जो येलो कलर में दिखाया गया है, ये कोलेस्ट्रॉल जम गया है। अब नॉर्मली तो इतना स्पेस होता था, नॉर्मली तो इतना स्पेस जो है आपको होता था ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। सिचुएशन ये है कि ये जो इतना गैप था, ये गैप बस इतना रह गया, लेकिन ब्लड की पंपिंग तो उतनी हो रही है। इसकी वजह से आपको चेस्ट पेन होना, ये चीजें दिक्कत आ जाती है, और वो फाइनली हार्ट डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। अब कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे ब्लड प्रेशर को नापा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, आप सभी नाम बता सकते हैं। बीपी को किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापा जाता है, तो लिख लीजिए, लिखना चाहें तो स्फिग्नोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमीटर। तो आप नॉर्मली देखते हैं कि इस तरीके से दो तरीके का होता है, ये मैनुअल हो गया, ये वाला इधर वाला मैनुअल हो गया, और इधर वाला ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, बैटरी से चलता है, तो इसमें आपको पंपिंग करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हार्ट फेलर, एक इसका ही एक और हार्ट से रिलेटेड एक और डिजीज है, जिसको कहा जाता है हार्ट फेलर। ठीक है, क्या है ये हार्ट फेलर, थोड़ा सा इसको समझें अगर ढंग से। इट इज समटाइम नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलर, इसको कभी कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलर भी कहा जाता है। ठीक है,
इट अकर व्हेन योर हार्ट मसल डज नॉट पंप ब्लड एज वेल एज इट शुड। तो ये जब होता है जब आपके हार्ट की मसल्स जो है वो उस तरीके से पंप नहीं करती ब्लड जिस तरीके से उसको करना चाहिए, मतलब हार्ट की मसल्स काम करना बंद कर दे, इसको हार्ट फेलर कहा जाता है। सर्टेन कंडीशन सच एज नैरो आर्टरी इन द योर हार्ट, कोरोनरी आर्टरीज और हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, वैसे तो आपके पूरी बॉडी के अंदर कहीं पर भी किसी वेसल्स के अंदर जो है ऐसे क्लोटिंग हो जाए, इसको तो हार्ट अटैक कहा जाता है। लेकिन अगर हार्ट के ही अंदर उसके अंदर ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स में क्लोटिंग हो जाए तो आपका हार्ट ढंग से पंपिंग नहीं करेगा, इसकी वजह से हार्ट फेलर की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो दिक्कत कर सकता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक तो अभी मैंने आपको बताया ही है। क्या है हार्ट अटैक? वही दिक्कत मैंने आपको बताया। नॉर्मली हार्ट अटैक की पहचान ये होती है कि लेफ्ट साइड में आपकी बॉडी में पेन होता है, हाथ में भी पेन हो सकता है। अब देखिए क्या होगा, वही सिचुएशन है ये। ए हार्ट अटैक यूजुअली अकर व्हेन ए क्लोट ब्लॉक्स ब्लड फ्लो टू द हार्ट। ये तब है जब कोई ब्लड क्लोट बन जाता है, ब्लॉक कर देता है किसको, ब्लड की सप्लाई टू द हार्ट। विदाउट ब्लड टिश्यू लूजेस इट्स ऑक्सीजन एंड डाइज, और इस तरीके से टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और एनर्जी ना मिलने से वो डाई कर जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, और रक्त के बिना ऊतक को ऑक्सीजन खो देता है और ये डेड हो जाता है। सिम्टम इंक्लूड्स टाइटनेस और पेन इन द चेस्ट, और इसके सिम्टम क्या है कि आपकी चेस्ट के अंदर पेन होता है और टाइटनेस होती है, नेक के अंदर भी होता है, बैक आर्म के अंदर भी होता है। ठीक है, एज वेल एज फटीग, आपको थकावट भी बहुत ज्यादा फील होती है। इसके सिम्टम यही है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो डिजीज हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज आल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड दिस इज लाइफस्टाइल डिजीज, यू कैन से, क्योंकि लाइफस्टाइल से ये डिजीज जो है अकर कर रहा है। तो ये है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज दो तरह की होती है, एक डायबिटीज मेलिटस होती है, एक डायबिटीज इंसिपिडस होती है। तो डायबिटीज मेलिटस के बारे में बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। इट इज ए डिसऑर्डर इन विच द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ और रिस्पॉन्ड नॉर्मली टू इंसुलिन। ठीक है, काजिंग ब्लड शुगर लेवल टू बी abnormal हाई। हमारे बॉडी के अंदर एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, आप सभी जानते हैं। बॉडी के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे बड़े साइज की ग्रंथि होती है जिसका नाम है पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह की होती है। इसका एक जो एंडोक्राइन जो इसका फंक्शन है वो होता है जो कि ब्लड के अंदर ये इंसुलिन इंक्रीज रिलीज करती है, और ये इंसुलिन क्या करता है बॉडी में ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है, ना ज्यादा होने लग देता है ना कम। अगर ये इंसुलिन कम सिक्रीट होता है तो सुक्रोज बढ़ जाता है। ठीक है, और ये ज्यादा सिक्रीट होता है तो सुक्रोज घट जाता है। तो बार बार आपको ग्लूकोज टेबलेट खाने की कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आप समझिए कि अगर इंसुलिन बढ़ गया है तो आपका सुक्रोज ब्लड के अंदर घट जाएगा, तो इसकी वजह से मतलब नॉर्मल से बढ़ गया है तो आपको बार बार मीठा खाने की हिदायत दी जाएगी। लेकिन अगर आपका इंसुलिन कम हो गया तो ब्लड के अंदर जो सुक्रोज है वो बढ़ जाएगा, इसकी वजह से आपको कम मीठा खाने की हिदायत दी जाती है। तो इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। इसके अलावा एक्सोक्राइन की बात करें तो ये डाइजेशन में हेल्प करती है। ये सेकंड नंबर की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी के अंदर। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी होती है आप सभी को पता है, वो लीवर होती है। तो ये ऐसा विकार है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर इंसुलिन को रेस्पॉन्ड नहीं करता। इससे रक्त शर्करा का स्तर असामान्य रूप से ऊंचा हो जाता है। ठीक है, सिम्टम क्या है, यूरिनेशन बार बार होता है इसमें, और आपकी प्यास बहुत ज्यादा लगती है। पीपल में लूज वेट, और लोगों का वजन घटने लग जाता है। आपने देखा होगा एकदम से किसी को अगर शुगर हो जाती है तो शुगर की वजह से उसका वेट बड़ा लॉस होता है। ठीक है, जिसको भी शुगर होती है एकदम से वेट लॉस हो जाता है उसका, आप सभी जानते हैं इस चीज को, आपने देखा भी होगा अपने आसपास ये चीजें। अब है इंसुलिन क्या है, इंसुलिन कहाँ सिक्रेट होता है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। इंसुलिन जो है वो अ, आपको पता है पेनक्रियाज में, और पेनक्रियाज में भी अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा जाए तो वो पेनक्रियाज को देखो हिंदी में अग्नाशय कहा जाता है, पेट को अमाशय कहा जाता है। ठीक है, इंसुलिन इज रिलीज बाय द बीटा सेल्स इन द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इन रिस्पॉन्स टू द फूड इन पेनक्रियाज। ठीक है, देखो ये पेनक्रियाज के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको कहते हैं बीटा सेल्स, और लैंगरहैंस ने इनकी खोज की थी तो इसका नाम पड़ा आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। दोनों ही क्वेश्चन पूछ लेता है। लैंगरहैंस में मिलता है, दूसरा उसकी बीटा सेल से सिक्रेट होता है फूड के रिस्पॉन्स में। ठीक है, इट्स रोल इज टू
लोअर ग्लूकोज लेवल इन ब्लड स्ट्रीम। तो इसका रोल क्या है, ग्लूकोज लेवल को कम करना है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, एंड प्रमोट द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन फैट मसल्स लिवर एंड अदर बॉडी टिश्यू। ठीक है, और ये प्रमोट करता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज ना रह के फैट के रूप में या मसल में या लीवर में कहीं और जाकर ग्लाइकोजन के रूप में वो स्टोर हो जाए, ब्लड के अंदर ना रहे। ठीक है, ये काम है। तो इससे ब्लड कंट्रोल, शुगर कंट्रोल रहता है, मतलब सही से उसका एसिमिलेशन होने में हेल्प करता है ये। ब्लड के अंदर ग्लूकोज बना बना रहे, जहाँ इसकी आवश्यकता है वहां पर ही चला जाए। इंसुलिन कम हो जाएगा तो ये फंक्शनिंग खराब खराब हो जाएगी। तो थोड़ा सा चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। इंसुलिन प्रोडक्शन इन द पेनक्रियास, ह्यूमन पेनक्रियास के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। और उस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर बीटा सेल्स होती है। इन बीटा सेल्स के अंदर जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। अगर इंसुलिन आपको शरीर में कम बन रहा है तो फिर आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो टाइप की डायबिटीज है उसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस इसका नाम है। मधुमेह ही है ये भी, लेकिन ये इसका कारण कुछ और होता है। इसका कारण जो है वो इंसुलिन नहीं है, कुछ और है। चलिए देखते हैं। A hormone called as ADH hormone, anti-diuretic hormone, और वेसोप्रेसिन भी इसको कहते हैं, is needed for the fluid that is filter by the kidney to go back into the blood stream। ठीक है, ये हार्मोन की आवश्यकता होती है किसमें, ये इज नीडेड फॉर द फ्लूइड। एक फ्लूइड है जो फिल्टर होता है किडनी के अंदर, क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, फिल्टरिंग ऑफ ब्लड किसके अंदर होता है, किडनी के अंदर होता है। जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होते हैं बाहर आ जाते हैं यूरिन के द्वारा। तो एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, ये कंट्रोल करता है कि क्या बाहर आना है क्या नहीं आना है, क्या छन के बाहर आना है क्या नहीं आना है। ठीक है, एडीएच इज मेड इन द पार्ट ऑफ ब्रेन कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है, यहाँ पर इसका निर्माण होता है एडीएच का। एंड स्टोर्ड इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये किसके अंदर स्टोर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ए स्मॉल ग्लैंड फाउंड इन द बेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, इसको मदर ग्लैंड भी कहा जाता है। कंडीशन दैट काज ए डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच और ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एडीएच रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस यूरिन। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये एडीएच कम सिक्रीट होता है तो इसकी वजह से जो फ्लूइड कितना फिल्टर होना चाहिए उसको कंट्रोल करना दिक्कत हो जाता है और बार बार यूरिनेशन होने लगता है। इफ यू हैव डायबिटीज इंसिपिडस योर बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली बैलेंस फ्लूइड लेवल। तो आपकी बॉडी फ्लूइड लेवल आपका जो है बैलेंस नहीं कर पाती, और एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा आने लग जाता है। दिस इज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, ये दो तरह की डायबिटीज आपको पढ़ानी है। डायबिटीज इंसिपिडस में देखिए, मैंने आपको चित्र से बता दिया है कि हाइपोथैलेमस के अंदर ये एडीएच हार्मोन, एंटी डायबिटिक हार्मोन बनता है, और स्टोर किस में हो जाता है, पिट्यूटरी में, और फिर ये ब्लड के थ्रू ये पहुंच जाता है कहाँ पर, किडनी में। ठीक है, किडनी में यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस इनसफिशिएंट एडीएच, हेंस द किडनी मेक लॉट ऑफ यूरिन। ठीक है तो इस तरीके से नॉर्मली अगर देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड सेंड ए हार्मोन एडिट्स टू द किडनी टू हेल्प कंट्रोल हाउ मच यूरिन इज टू मेड। लेकिन जब इंसिपिडस हो जाता है तो बिकॉज द किडनी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एडीएस दे मेक ए लॉट ऑफ यूरिन, तो आपको बहुत ज्यादा यूरिन आपके शरीर में बनता है। दिस इज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। Next disease is cancer. This is also lifestyle, not lifestyle disease. This is non-infectious disease. लाइफस्टाइल से कैंसर नहीं होता है, कैंसर कभी भी हो जाता है। आपकी बॉडी जो होती है उसके अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं। आपको पता है कि हम हमारे शरीर के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, पेयर्स है। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 46 हो गए। ये हर एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स लगे होते हैं जो हमारी बॉडी की फीचर्स को डिसाइड करते हैं। हम काले रंग के हैं, हमारे हेयर्स कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, हम लंबे हैं या पतले हैं, मोटे हैं, ये सारी चीजें नेचुरली अगर देखा जाए तो ये डिसाइड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो एक्टिव नहीं होते। ठीक है, नॉट एक्टिव। इन ये जीन्स एक्टिव ना होने की वजह से इनके क्या एक्शन हो सकते हैं नहीं पता। कभी कभी किसी केमिकल से या किसी केमिकल की शरीर में एंट्री से या किसी चीज से एक्सपोज हो गए तो ये जीन एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इन जीन्स को कहते हैं ओंकोजीन्स। जब ये जीन एक्टिव हो जाते हैं तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन होती है ये कंट्रोल वे में होती है नॉर्मली, तो ये सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड वे में होने लग जाती है। ठीक है, कैंसर इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ठीक है, एक रोग जिसमें असामान्य
कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं और शरीर के ऊतकों को नष्ट कर देती है। ठीक है। A disease in which abnormal cell divides uncontrollably and destroy body, बाकी बॉडी जो डिसीज है उसको वो नुकसान करने लग जाती है, सॉरी बाकी बॉडी के जो टिश्यूज है उनको नुकसान करने लग जाती है। और ऐसा नहीं है कि कैंसर एक ही तरह का है, स्किन कैंसर होता है जिसे मेलोनोमा ऑफ स्किन कहा जाता है। ठीक है। ओरल कैविटी मतलब अगर आप तंबाकू वगैरह खाते हैं या पान गुटखा टाइप की चीजें खाते हैं तो आपको ओरल कैविटी का माउथ कैंसर हो जाता है। अगर आपके हवा के द्वारा कोई ऐसा खतरनाक गैस चली गई है आपके लंग्स के अंदर तो फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट के अंदर गांठ वगैरह बन जाती है। स्टमक में भी कैंसर बन जाता है, तो आपकी पूरी बॉडी में ही ये चीजें हो जाती है। कोलोन एंड रेक्टम, तो ये कौन सा पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो वहां पर भी कभी कभी कैंसर हो जाता है। किडनी का कैंसर भी हो जाता है। तो लगभग लगभग सभी एक जैसे से पेनक्रियाज का कैंसर भी हो जाता है। कोलोन एंड रेक्टम तो हो ही गया। अब देखते हैं मेल और फीमेल में डिफरेंट चीज है जो उनके सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, तो उस हिसाब से प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है किसके अंदर, मेन के अंदर, और ओवरी का कैंसर हो जाता है फीमेल के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर का भी कैंसर हो जाता है। सर्विक्स का कैंसर, यूटेरस का भी कैंसर हो जाता है और यूरिनरी ब्लैडर का हो जाता है। लुकेमिया, लुकेमिया क्या है, ये ब्लड कैंसर को कहा जाता है। और यूटेरस का तो मैंने बता ही दिया है। उसके बाद नॉन नॉन ये कुछ क्लियर सा नहीं है, मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो इसको छोड़ दीजिए। बहुत डिटेलिंग कर दी है, इससे ज्यादा क्या डिटेलिंग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल ल्यूकेमिया की बात करें, अब ब्लड कैंसर की हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल ब्लड को देखें तो इस तरीके से आपको रेशो दिखाई देगा। ठीक है। आपको 200 इज टू शायद ये रेशो होता है, मैं कंफर्म सा नहीं कह रहा लेकिन मुझे कुछ कुछ रिमाइंड हो रहा है कि ये रेशो होता है। आरबीसी जो है वो इतनी होंगी तो एक डब्ल्यूबीसी होगी। ठीक है। तो ये रेशो होता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखेंगे ल्यूकेमिया की कंडीशन में जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं, तो इस कंडीशन में आपकी डब्ल्यूबीसी जो साइज में वैसे भी बड़ी होती है, ये इनकी संख्या बढ़ने लग जाती है और ये आरबीसी को किल करने लग जाती है। तो आरबीसी क्या करती है, आपके शरीर के अंदर O2 एंड CO2 को ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन रुकने लगेगा तो आप डेथ की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है। और हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, अगर कार्पोशल्स की बात करें, कणिकाओं की बात करें, तो आरबीसी होती है और डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है। इसके अंदर जो लिक्विड चीज होती है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है। ये जो यहाँ पर खाली स्पेस रह गया, यहाँ लिक्विड जो है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। तो ये बैलेंस बिगड़ गया, डब्ल्यूबीसी बढ़ती जा रही है। तो आपको ये सिचुएशन दिखाई देगी कि आरबीसी कम दिखाई देगी लुकेमिया के अंदर नॉर्मल ब्लड से, और यहाँ पर देखिए आरबीसी ज्यादा है और यहाँ पर आरबीसी कम हो गई है क्योंकि इन्होंने किल कर दिया। तो इस तरीके से आप इन चीजों को समझ पाते हैं। चलिए आज का हमारा टॉपिक इतना ही है, इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं। क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो वैसे भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे इसका बचा हुआ पोर्शन डेफिशिएंसी डिजीज के रूप में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अच्छे से खाना पीना, अच्छी डाइट रखिए। साथ ही साथ अपने जो है रोजाना मेडिटेशन भी कीजिए। ठीक है। बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं और वो मैसेज करते हैं ये नहीं हो रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है, स्कोर नहीं बढ़ रहा है। मेडिटेशन कीजिए। आप सभी को बताया सही समय पर सभी सही चीजें होंगी, वैकेंसी भी आएंगी। आपको शाम को मैं जो वीडियो होगा उसको भी आप देख लेना कि क्या वैकेंसी के बारे में उन्होंने बोला है, और मुझे लगता है आप काफी पॉजिटिव फील करेंगे। साथ ही साथ आप सभी को मैं बता देता हूँ कि आप सभी को अच्छी डाइट रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कि एक दिन बीमार होते हैं तो वो आपको एक दिन पीछे लेके जाता है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। फाइनली आप इतने दिन से रेगुलर पढ़ रहे हैं तो बाकी से तो अहेड है ही, बस अपने आप को पॉजिटिव रखने की जरूरत है। रोजाना मेडिटेशन कीजिए, उसके तो प्राणायाम भी कीजिए, ऑक्सीजन लेवल शरीर में बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।